student, good morning. Welcome back in our chemistry classes. In our previous lecture, we are discussed about order of reaction. But some student have some problem regarding order of reaction. तो मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर हमारे पास कि order of reaction होती है कि एक्चुअली में उसका मीनिंग क्या होता है. तो order of reaction is the sum of exponent of the molar concentration in rate law equation. जैसे कि कल मैंने डिस्कस किया था एलिमेंट्री रिएक्शन के बारे में और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के बारे में. तो एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, अगर हम एलिमेंट्री रिएक्शंस की बात करते हैं तो उसमें जो भी हमारे पास उसकी पावर होते हैं, जैसे हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि जैसे हमारे पास रेट ए की पावर ए, बी की पावर बी, तो जब उनकी पावर को ऐड करते हैं तो उससे क्या बनता है, हमारे पास एक ऑर्डर बनता है. उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. लेकिन इसका एक्चुअली मीनिंग क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमें बताते क्या है, क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मीनिंग क्या होता है. तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमें ये बताते हैं कि जो किसी भी की कंसंट्रेशन को हम कुछ डबल करते हैं, 3 मल्टीप्लाई में करते हैं, 4 मल्टीप्लाई में करते हैं, तो रिएक्शन की रेट पे क्या इफेक्ट पड़ता है. जैसे कि मैंने ये आपकी एनसीईआरटी की बुक से एक एग्जांपल उठाया है. यहाँ पे 2NO प्लस O2 गिव द फॉर्मेशन ऑफ 2NO2. यहाँ पे अगर बात की जाए, स्टार्टिंग में हमने क्या किया, 0.30 यहाँ पे कंसंट्रेशन किसके लिए, हमने NO की, और सेम कंसंट्रेशन हमने किसके लिए यहाँ पे O2 की. तो यहाँ पे जो रेट निकल के आई है हमारे सामने एक्सपेरिमेंटली, ये सब कुछ जो रेट आती है वो आपकी एक्सपेरिमेंटली निकल के आती है. तो यहाँ पे 0.096 आई. क्लियर. अब हमारे पास क्वेश्चन ये रह जाएगा कि अगर मैं किसी एक की कंसंट्रेशन को डबल कर दूँ, 3 टाइम कर दूँ, 4 टाइम कर दूँ हमारे पास, तो रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा. मतलब अगर मैं NO को डबल कर देता हूँ, यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन को डबल डाल देता हूँ, तो हमारे पास क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारे पास. तो मैंने क्या किया, कोई भी एक बीकर लिया, इसके अंदर मैंने क्या किया, हमारे पास NO ऐड किया, O2 ऐड किया, और हमारे पास मैंने क्या किया, इसके अंदर हमारे पास कुछ टाइम के लिए इसको रख दिया. जैसे कि रिएक्शन प्रोसीड होने में यहाँ पे सपोज कर लेते हैं हमारे पास 10 मिनट लगते हैं, लेकिन हमारे को बोल दिया जाता है कि 5 मिनट के बाद, 3 मिनट के बाद जो हमारे पास रिएक्शंस है वो कितनी कंप्लीट है, उसको डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास कि 3 मिनट तक जो रिएक्शन का ऑर्डर रहा वो हमारे पास क्या रहा. तो उसको निकालने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इसमें से हमने क्या किया, टाइट्रेशन, इसमें से हमारे पास कुछ भी पीपेट हमने इस बीकर में, खाली बीकर में डाला. अब इसमें क्या होगा हमारे पास, क्योंकि हमने 3 मिनट के बाद ही निकाल लिया, क्योंकि रिएक्शन आपकी 10 मिनट में कंप्लीट हो रही थी. तो यहाँ पे हमारे पास जो आपका मैंने इसमें से पीपेट से थ्रू इसमें से निकाला, हमारे पास इसमें क्या होगा, आपका रिएक्टेंट भी होगा, कुछ अमाउंट में प्रोडक्ट भी होगा. क्लियर. तो हम क्या करते हैं, इसको दोबारा से टाइट्रेट करते हैं किसी भी सॉल्वेंट के थ्रू. तो जब इसमें हम ऐड करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाती है, आपकी स्ट्रेंथ आ जाती है, जो हमें ये बताते हैं कि इसमें कितनी क्वांटिटी में हमारे पास NO2 की फॉर्मेशन हुई है, या फिर हमारे पास कितना ये डिसोशिएट हुआ. इट इज़ क्लियर. तो यहाँ पे जैसे हमने एग्जांपल लिया है कि मैंने अगर इसकी कंसंट्रेशन को यहाँ पे डबल किया है, 0.30 से 0.60 किया है, तो उसकी रेट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर मैंने इसकी कंसंट्रेशन को डबल किया यहाँ पे, तो रेट हमारे पास यहाँ पे 4 टाइम हुई है, और इसकी O2 की कंसंट्रेशन को मैंने क्या रखा है, एज सच रखा है. तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं इसकी कंसंट्रेशन डबल करता हूँ तो रेट 4 टाइम हो जाती है. क्लियर. अब मैंने क्या किया, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या किया, इसकी कंसंट्रेशन को, NO की कंसंट्रेशन को मैंने ऐसा रखा जैसे मैंने पहले लिया था. मैंने O2 की कंसंट्रेशन को यहाँ पे क्या कर दिया, डबल कर दिया. तो अगर O2 की कंसंट्रेशन को मैंने डबल किया तो रेट हमारे पास इसके कितना, हमारे पास 2 टाइम हो गया. क्लियर. तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि इसकी कंसंट्रेशन डबल करने पे क्या इफेक्ट पड़ता है, और इसकी कंसंट्रेशन डबल करने पे क्या इफेक्ट पड़ता है. नेक्स्ट हमने क्या किया, दोनों की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया. ठीक है. तो रेट का क्या इफेक्ट है, रेट लगभग आपका 8 टाइम इंक्रीज हुआ. तो इसी चीज़ को समझने के लिए हमारे पास कि ऑर्डर हमें क्या बताता है कि रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइम इंक्रीज होगी, उसी को हम एक्सप्लेन करता है हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ डिस्कस किया था, जैसे R1 रेट 1 KNO की पावर x कुछ भी हो सकता है हमारे पास, 1 2 3 4 5 कुछ भी. O2 की पावर हमें नहीं पता, जैसे y. जैसे हमने यहाँ पे जैसे R1 की वैल्यू क्या है, 0.096,
और R2 की वैल्यू क्या आपकी 0.384, ये वैल्यू मैंने यहाँ से लिया आपकी, ये वाली वैल्यू। क्लियर, इसको मैंने R1 मानना, इसको मैंने R2 मान लिया। देन R1/R2, यहाँ से हमारे पास वैल्यू हो जाती है कि R2 इज इक्वल टू 4R1, कि R2 की जो रेट होगी हमारे पास, R2 यहाँ पे क्या है, रेट ऑफ सेकंड जो रिएक्शन मैंने लिखी थी हमारे पास, वो क्या है R1 के 4 टाइम। इट इज़ क्लियर। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे हमारे पास, यहाँ से मैं कंपेयर करता हूँ थर्ड को, आपको R3 की बात की जाए, R3 के केस में क्या हुआ, जब मैंने इसकी कंसंट्रेशन को यहाँ पे डबल किया और इसी कंसंट्रेशन को मैंने क्या रखा है एच एच, तो रेट क्या हमारे पास यहाँ पे डबल। अगर रिएक्शन में रेट डबल हो जाती है कंसंट्रेशन डबल करने के बाद, तो उसका ऑर्डर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। इट इज क्लियर। तो यहाँ पे मैंने कुछ लिखा हुआ था यहाँ पे, इफ़ कंसंट्रेशन डबल देन रेट 4 टाइम देन ऑर्डर बिकम सेकेंड। क्लियर। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे मैंने फर्स्ट इक्वेशन में अगर बात की थी हमारे पास यहाँ पे R2 की, तो मैंने जब कंसंट्रेशन NO की डबल किया, तो यहाँ से क्या हुआ आपका रेट आपकी 4 टाइम। क्लियर। अगर रेट 4 टाइम इंक्रीज हो जाती है देन इट इज़ ए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। इफ द concentration double then rate become 8 time then order become third order. If concentration double then rate also double, you can say 2 time, the order become first order. तो जैसे हमने यहाँ पे बात की थी अभी इस इक्वेशन के बारे में, मैंने यहाँ पे कंसंट्रेशन डबल की थी यहाँ से, तो रेट क्या हुआ आपकी डबल, तो इट इज़ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर। And if we increase double of the concentration then rate also 4 time, then it is a second order reaction। क्लियर। अब हमारे पास हमने क्या कर दिया, इसको डबल कर दिया यहाँ पे, और इसको भी कंसंट्रेशन क्या कर दिया मैंने डबल कर दिया। तो इसकी NO की कंसंट्रेशन जब डबल की है हमारे पास, तो यहाँ पे ऑर्डर क्या था आपका सेकंड, और इसका ऑर्डर क्या था हमारे पास फर्स्ट, डबल करने के बाद। तो अगर ओवरऑल पूछा जाए आपसे, तो इसको अगर रेट की टर्म में लिखा जाए हमारे पास, तो रेट की टर्म में क्या लिखा है हमारे पास NO2 की पावर 2 और इसकी पावर हमारे पास 1। ठीक है। अब आपसे ऑर्डर पूछ ले जाए हमारे पास, और ऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, पूरी रिएक्शन का ऑर्डर पूछा हमारे पास, तो इन दोनों की जो पावर है उसका सम जो हमारे पास था 2 + 1 इज इक्वल टू 3। और आप देख सकते हो रिएक्शंस के अंदर कि अगर कंसंट्रेशन डबल करने के बाद रिएक्शन आपकी 8 टाइम होती है देन रिएक्शन बिकम थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर। तो यहाँ पे हमने बात की थी जैसे कंसंट्रेशन डबल करने के बाद रेट क्या होगा हमारे पास, चेंज ऑफ द ऑर्डर बिकम 0। अगर रेट डबल करने कंसंट्रेशन डबल करने के बाद भी रेट पे कोई इफेक्ट नहीं है हमारे पास, तो आपकी रेट ऑर्डर क्या रहेगा आपका 0 ऑर्डर रहेगा। इट इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट अबाउट इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। जो आपकी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है ये आपकी इंपॉर्टेंट रहेगी फर्स्ट ऑर्डर के लिए, 0 ऑर्डर के लिए। मैं थोड़ा सा बेसिक बताता हूँ कि एक्चुअली में इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का मतलब क्या होता है। सपोज कि हमने कोई भी यहाँ पे रिएक्टेंट लिया है ए, कन्वर्ट इनटू पी प्रोडक्ट। इनिशियली उसको मान लेता हूँ कि ए की कंसंट्रेशन स्टार्टिंग में जो लिया हमारे पास क्या था A0। अब इसमें से क्या हमारे पास आपका कुछ 80 अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट, मतलब जो हमने लिया था स्टार्टिंग में उसमें से कुछ तो हमारे पास एज सच है, इसमें जिसे रिएक्शन के दौरान हमारे पास कोई भी चेंजेस नहीं है। और सेकंड हम बात करते हैं एक्स की, जो आपकी बुक में गिवन मिलेगा आपको, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंज्यूम। क्लियर। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास कोई भी 100% कोई सब्सटेंस 100 ml या कुछ ही मान सकते हो आप लोग, इसमें से हमारे पास क्या हुआ 80% लेफ्ट। 80% जो मैंने यहाँ पे कोई ए लिया था रिएक्टेंट, वो एज सच है यहाँ पे हमारे पास ए। क्लियर। उसमें से 20% क्या हो गया आपका कंज्यूम। क्लियर। तो कंज्यूम कितना हमारे पास 20%, और 80% आपका क्या हमारे पास एज सच। तो इट इज़ क्लियर। तो एट इनिशियल कंसंट्रेशन A0
एंड एट टाइम टी के बाद सब्सटेंस हमारे पास क्या है, इतना बचा हुआ, और कंज्यूम कितना हमारे पास, इतना रिएक्शन के दौरान। नाउ हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस के बारे में। तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हमें क्या बताती है कि हमारे पास इनिशियली कंसंट्रेशन हमने क्या ली थी, उसके बाद उसकी रेट क्या रही, कितना उसके प्रोडक्ट में चेंज हुआ, कितना टाइम उसने कंज्यूम किया रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए। तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन और आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम यहाँ पे बात करेंगे। आज सेकेंड ऑर्डर आपके सिलेबस में नहीं है। तो टेकिंग एन जर्नल ए, आपका कोई भी रिएक्टेंट मैंने यहाँ पे यूज किया, चेंज इनटू प्रोडक्ट। क्लियर। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट को हम लिखते हैं, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन की टर्म में है, माइनस डी ए हमारे पास क्या है यहाँ पे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाई डी टी, माइनस साइन वी यूज ड्यू टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज विद पैसेज ऑफ टाइम। क्लियर। इज इक्वल टू के रेट कांस्टेंट ए की पावर हमारे पास जीरो। जीरो का मतलब यहाँ पे हमने, क्योंकि हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए निकाल रहे हैं, तो जीरो ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि रेट पे कंसंट्रेशन का इफेक्ट नहीं है। तो किसी की पावर जीरो होने पर की वैल्यू के अनुपात क्या हो जाती है, 1। क्लियर। इट इज आल्सो राइट डी ए इज इक्वल टू के डी टी। डी टी को मैं यहाँ ले जाता हूँ और ए नोट का मैं यहाँ पे लेता हूँ, और ए नोट की वैल्यू क्या हमारे पास 1। क्लियर। अब हमारे पास क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन हम दो मेथड से कर सकते हैं, या तो हमारे पास वैल्यू लेकर हमारे पास लोअर वैल्यू लिमिट से हमारे पास अपर लिमिट तक इसको माइनस करके ले सकते हैं, या फिर हमारे पास इसको डायरेक्ट ले सकते हैं। अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं देन चेंज इनटू ए इज इक्वल टू के टी प्लस आई। आई यहाँ पे हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्लियर। तो हमारे पास जो इक्वेशन आई, इसको इक्वेशन हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। एट टाइम टी, कुछ टाइम के बाद, टी जीरो, एट टाइम टी जीरो, जब स्टार्टिंग में मैंने लिया था हमारे पास, तो ए इज इक्वल टू ए नोट, जो मैंने कंसंट्रेशन माननी है आपकी स्टार्टिंग क्या मानी मैंने मेरे पास, ए नोट, एंड हेयर टाइम आल्सो जीरो। देन तो मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ ए की जगह हमारे पास ए नोट, टी की वैल्यू जीरो, टी की वैल्यू जीरो यहाँ पे पुट करता हूँ हमारे पास के इंटू टी, टी की वैल्यू जो मेरे पास है जीरो प्लस आई। तो मैं लिख सकता हूँ मेरे पास ए नॉट इज इक्वल टू आई। इट इज़ क्लियर। अब इस वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेता हूँ, आई की वैल्यू। ए इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नोट। इट इज़ क्लियर। के टी इज इक्वल टू ए नोट माइनस ए। इट इज़ क्लियर। मैंने क्या किया, हमारे पास यहाँ पे के टी को इस साइड लेकर चला गया, वैल्यू पॉजिटिव में आ गया हमारे पास, इसको हमारे पास मैं इधर लेके हमारे पास, तो हमारे पास क्या आ गई, नेगेटिव में वैल्यू आ गई। तो ए नोट हमारे पास क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, और ए क्या हमारे पास कि कितना रिएक्टेंट हमारे पास क्या है बचा हुआ। इसको मैं सिंपल फॉर्म में अगर लिखना चाहूँ हमारे पास, तो इज इक्वल टू, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा हमारे पास, के टी इज इक्वल टू, जैसे मैंने 100% माना था हमारे पास, कोई रिएक्शन 100% थी, इसमें से हमारे पास क्या हुआ, 20% कंज्यूम हुआ था और 80% आपका क्या हुआ था, लेफ्ट। क्लियर। तो 80% जो लेफ्ट हुआ था हमारे पास, तो मैंने क्या लिया हमारे पास, ए नोट इनिशियल कंसंट्रेशन 100 माइनस ए, ए हमारे पास क्या है, लेफ्ट, लेफ्ट कितना बचा को आपका 80 बाई टी, हमारे पास जो भी टाइम हमारे पास के टी। तो के इज इक्वल टू टी को मैं नीचे लिया हमारे पास 1/t इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस क्या आपका ए। इट इज़ क्लियर। यह हमारे पास लिख सकता हूँ मैं इसको, अगर इसको मैं x मान लेता हूँ हमारे पास, तो 100 माइनस 80 20, तो क्या आ गया हमारे पास, के इज इक्वल टू x/t। एक स्मॉल फॉर्म में अगर बात की जाए हमारे पास, तो हम फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर को हम इस वे से भी मेंशन कर सकते हैं। इट इज़ क्लियर। अब हम बात करते हैं हाफ लाइफ पीरियड की। ये आपका इम्पोर्टेंट है कि हाफ लाइफ टाइम पीरियड होता है क्या। हाफ लाइफ टाइम पीरियड का मतलब होता है
कि कोई कोई भी हम यहाँ पे सब्सटेंस लेते हैं 100%, इसका इसको 50% कंज्यूम हो जाए और 50% आपका लेफ्ट रह जाए, ऐसा टाइम। तो कोई भी सब्सटेंस जिस टाइम के ऊपर 50% कंज्यूम हो जाए और 50% आपका लेफ्ट रह जाए, उस टाइम को हम क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ पीरियड। तो जैसे हाफ लाइफ पीरियड, टी हाफ इसको डिनोट करते हैं, इज द टाइम इन विच द हाफ ऑफ द सब्सटेंस हैज़ रिएक्टेड। हाफ सब्सटेंस रिएक्ट कर लेता है, हाफ क्या आता है आपका लेफ्ट रह जाता है। जैसे हमने बात की थी यहाँ पे, व्हेन ए इज इक्वल टू ए नोट बाई 2, जैसे इक्वेशन के अंदर हमारे पास क्या है, ए क्या है हमारे पास, ए नोट बाई 2, इसका हाफ रह जाए, जो इनिशियल कंसंट्रेशन थी हमारे पास उसका हाफ, एंड टी इज इक्वल टू टी हाफ। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, मैं टी को इस साइड लेकर चला, हमारे पास के को नीचे लिया हमारे पास, तो टी हाफ इज इक्वल टू 1/k ए नोट, मैंने यहाँ से उठाया इसको, ए नोट माइनस ए की जगह हमारी क्या वैल्यू रखी है हमारे पास, ए नोट बाई 2। क्लियर, हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाती है आपकी टी हाफ इज इक्वल टू ए नोट बाई 2k। इट इज द वैल्यू ऑफ हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इट इज़ क्लियर। तो यहाँ पे हमारे पास आपके जीरो ऑर्डर के लिए हमारे पास इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होती है और आपके टी हाफ क्या होते हैं। एक चीज़ यहाँ पे बात कर लेते हैं हम, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। ये वेरी इंपॉर्टेंट आपका, कि अगर बात की जाए जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती, but their half time period it depend upon the concentration of the reactant। क्लियर, क्योंकि यहाँ पे की हमारे पास रेट क्या आपकी कांस्टेंट वैल्यू है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके ग्राफ। तो मैनी टाइम एग्जाम के अंदर आपके ग्राफ पूछे जाते हैं, कि कोई भी ग्राफ दे दिया जाता है हमारे पास, तो उसके बारे में पूछना जाता है हमारे पास कि इसका ग्राफ हमारे पास ये जीरो ऑर्डर के लिए है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए हमारे पास, तो ऐसे पूछ लिया जाता है। तो जैसे हम फर्स्ट ग्राफ की बात की जाए, कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ लेते हैं। तो कंसंट्रेशन किसकी हमारे पास, रिएक्टेंट की। हमें पता है कि स्टार्टिंग में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है हमारे पास, बहुत ज़्यादा होती है। विद पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता है, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम डिक्रीज, दैट्स वाई स्लोप ऑफ लिंक माइनस के। इट इज़ क्लियर। तो ग्राफ अगर दे के पूछ लिया जाता है हमारे पास कंसंट्रेशन टाइम के टर्म में, तो हमें पता होना चाहिए हमारे पास किसके लिए, आपके जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। सेकंड बात करते हैं, प्लॉट का कंसंट्रेशन वर्सेस फॉर द रिएक्शन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। रेट और कंसंट्रेशन के बीच में अगर बात की जाए, हमें पता है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन की जो रेट होते हैं हमारे पास, वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती। दैट्स वाई ग्राफ लाई इन स्ट्रेट लाइन। इट इज़ क्लियर। अगर रेट और कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ देते हैं हमारे पास, तो ग्राफ क्या आता है आपका, स्ट्रेट आता है। इट इज़ क्लियर। लास्ट वन, टी हाफ, इफ ग्राफ प्लॉट बिटवीन टी हाफ एंड इनिशियल कंसंट्रेशन ए नोट। अगर हमारे पास टी हाफ और इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ दे दिया जाए, तो हमारे पास जैसे जैसे 50% की तरफ जाएंगे हमारे पास, तो टाइम क्या होगा हमारे पास, इंक्रीज होगा, कंसंट्रेशन क्या होगा हमारे पास, डिक्रीज होगी। तो दैट्स वाई इट लाई इन दिस मैनर ग्राफ। तो स्टूडेंट, in this video we are discuss about zero order reaction and their half lifetime period and their graph. It is very important for CBSE exam. Okay, thank you.